हेलो स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का यह दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग एलिमेंटल और केमिकल एनालिसिस किस तरह से लिविंग टिश्यू का किया जाता है इसके बारे में पढ़ें। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स इन जनरल क्या होते हैं और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ये क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया इसके बारे में पढ़ें। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स ज़्यादातर सिंपल मोलिक्यूल्स होते हैं, मोनोमेरिक मोलिक्यूल्स होते हैं और वो यूनाइट करके एक दूसरे से ज्वाइन करके बड़े बड़े बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जो मोनोमर्स के बीच में बॉन्ड का बनना होता है वो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू होता है और पॉलीमेरिक फॉर्म का ब्रेकडाउन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से होता है। अंत में हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़े थे। इस पूरे चैप्टर का आगे का जो आउटलाइन है वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स पर फोकस्ड है। इस कड़ी में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स और फिर फाइनली एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमारा प्राइमरी फोकस कार्बोहाइड्रेट्स पे होगा। इससे पहले कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में पढ़ें, हम लोग दो बेसिक जानकारी यहाँ पर लेंगे। पहला कि लिविंग सिस्टम में जो भी बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनमें किस तरह के केमिकल बॉन्ड या इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो सबसे कॉमन जो यहाँ पर इंटरेक्शन होता है ज़्यादातर बायोमोलिक्यूल्स में वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी इसमें कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम दूसरे एटम को डोनेट नहीं करता है बल्कि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बनना, तो इन सभी एग्जांपल्स में आप लोग देख चुके हैं पहले कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शेयरिंग होता है ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके और एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जा सके। कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा दूसरा जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं आयोनिक इंटरेक्शन। आयोनिक इंटरेक्शन में आयंस का फॉर्मेशन होता है और आयन का फॉर्मेशन गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर दो तरह के चार्ज्ड आयन जो होते हैं, कटायन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। अब इन कटायनिक और एनायनिक ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन होगा तो इसी को हम कह रहे हैं आयोनिक इंटरेक्शन। तीसरा हमारा यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में एक कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ये टेंडेंसी होता है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है और उस कारण यहाँ पर एक क्या है, पार्शियल निगेटिव चार्ज अटेन हो रहा है और चूंकि इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से खींचा जा रहा है तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इस कारण से यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन हो रहा है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव के कारण, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में जो इंटरेक्शन है इसी को हम लोग कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। चौथा यहाँ पे बताया गया हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक का मतलब होता है रिपेलिंग, यानी ये ऐसा इंटरेक्शन है जो वाटर से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। वाटर एक पोलर सब्सटेंस है और पोलर सब्सटेंस से नॉन पोलर सब्सटेंस खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस के एलिफेटिक चेन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स को वो अवॉइड करते हैं। तो इसी को हम लोग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन
कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं इस तरह का जो इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर किसी तरह का चार्ज या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। लास्टली वी हैव वंडरवाल्स इंटरेक्शन। वंडरवाल्स इंटरेक्शन में जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है इसी को हम लोग वंडरवाल्स इंटरेक्शन कहते हैं। इन सारे तरह के बॉन्ड के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट केमिकल ग्रुप्स। तो हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। वैसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं, तो उन्हीं को हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अल्कोहल होता है। कार्बोनिल ग्रुप में दो पॉसिबिलिटी है। C डबल बॉन्ड O होता है तो इसको हम कहते हैं कीटोन। CHO होता है तो इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड। कार्बोक्सिल ग्रुप C डबल OH ग्रुप जो होता है, जैसे कि एसिटिक एसिड में हम लोग देखते हैं, अब इससे यदि हाइड्रोजन आयन लॉस होता है, आयोनाइज हो जाता है, तो इसको अब हम एसीटेट कहते हैं। एक्वस कंडीशन में एसिड वगैरह आयोनिक फॉर्म में ही पाया जाता है। और भी जो फंक्शनल ग्रुप्स हमको बायोमोलिक्यूल्स में देखने को मिलेंगे, एमिनो ग्रुप जो NH2 ग्रुप होता है, एमिनो एसिड में हम लोग कॉमनली इसको देखेंगे। सल्फ हाइड्रिल ग्रुप, ये एक नया यहाँ पर देख रहे हैं, SH ग्रुप जो होता है तो इसको हम कहते हैं सल्फ हाइड्रिल ग्रुप। इसके कंपाउंड का नाम में हम लोग थायोल लगाते हैं। जैसे कि हम एक एमिनो एसिड देखेंगे, कौन सा, सिस्टीन। सिस्टीन एमिनो एसिड में SH ग्रुप यानी कि सल्फाइड्रिल ग्रुप पाया जाता है। फॉस्फेट ग्रुप, जैसे कि शुगर फॉस्फेट हो गया, यहाँ पर दिया ग्लिसरॉल फॉस्फेट। तो फॉस्फेट ग्रुप के कारण निगेटिव चार्ज जो है बायोमोलिक्यूल्स में होते हैं। और लास्टली R ग्रुप के रूप में एक सिंगल कार्बन एटम वाला जो R ग्रुप है तो इसको हम लोग मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये हमने पिछले क्लासेज में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को एक बार दोहरा लिए, ताकि आगे जब हम इन फंक्शनल ग्रुप्स का नाम लेंगे तो आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स से। कार्बोहाइड्रेट्स या इसी को हम लोग शुगर भी कहते हैं। सेकेराइड वर्ड भी कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो पोली का मतलब क्या हुआ, मेनी, यानी इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं और साथ में या तो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है या तो कीटोनिक ग्रुप है, या ये ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जो इस तरह का कंपाउंड हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोड्यूस करें। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन सभी के केस में नहीं ऐसा होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O होल N। जैसे कि यदि आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें, ग्लूकोज सब लोग को पता है C6H12O6। इसका एम्पिरिकल फार्मूला हम लिख सकते हैं CH2O और यहाँ पर होल क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारा इस फार्मूला पे बैठ रहा है CH2O N इज इक्वल टू 6। तो N इज इक्वल टू 6 किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। और इट कैन बी CxH2O होल Y। अब जैसे यदि आप चीनी, जो हम लोग चीनी खाते हैं तो याद करते हैं C12H22O11 सुक्रोज होता है ये। अब इसमें यदि हम इस फॉर्मूला पे बैठाए तो ये नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसको अब हम दूसरे तरह से देख सकते हैं C12, तो ये ऐसे ही रहा, यानी X इज इक्वल टू 12 और H2O और होल यहाँ पर क्या आ गया 11। तो 11 टू जा 22। तो इसको हमने इस तरह से लिखा। तो इस फॉर्मूला से यदि हम देखें तो हमारा क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 12
एंड y इज इक्वल टू 11। तो जो भी शुगर्स है उनमें से ज़्यादातर या तो ये फॉर्मूला पे बैठते हैं। नाम इसका देखें, कार्बो और हाइड्रेट्स, दो इसमें कंपोनेंट है। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि वाटर में जो रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है वही रेशियो कार्बोहाइड्रेट्स में भी पाया जाता है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेम प्रोपोर्शंस एज इन वाटर एंड हेंस द नेम कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे तो ज़्यादातर शुगर में हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये एटम्स देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शुगर्स होंगे जिसमें हेटेरो एटम यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटम भी पाया जा सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा। दिस कार्बोहाइड्रेट्स मेनली एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी that can be released in a form usable by body tissues। जैसे हमारे बॉडी में स्टार्च का डाइजेशन होता है, फाइनली डाइजेशन प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। जो एक्सेस एनर्जी है उसको स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी या स्टोरेज जो है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में किया जा सकता है। और कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन स्केलेटन होगा, जैसे हम देखें C6, ये 6 कार्बन का चेन तो है, तो इसका यूज जो है हम दूसरे मॉलिक्यूल बनाने के लिए कर सकते हैं जिनका हमारे बॉडी में कोई अलग फंक्शन हो सकता है। तो इस तरह से ये दो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का बताया गया है। अब हम लोग यह जान चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं, या ऐसे कंपाउंड्स जो इस तरह के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेजर साइज क्लास में डिवाइड किया गया है। साइज क्लास मतलब नंबर ऑफ शुगर यूनिट के बेसिस पर क्या क्या होता है। तो एक है हमारा यहाँ पे मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। फिर है हमारा ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू। एंड लास्टली वी है पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। तो ऐसा शुगर, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक ही शुगर यूनिट हो तो उसको हम कहेंगे मोनोसेकेराइड्स। जैसे कि ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, तो ये सब क्या है, मोनोसेकेराइड्स होते हैं। दूसरा हमारा है ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगो का मतलब वो फ्यू। इन जनरल 2 से लेकर के 10 शुगर यूनिट तक का चेन बनता है, तो इसको हम लोग ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ओलिगोसेकेराइड्स में जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तीसरा हमारा है पॉलीसेकेराइड्स, पॉली का मतलब है मेनी, यानी यहाँ पर बहुत सारे शुगर यूनिट्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, बड़े चेन का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए इसको हम लोग पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग मोनोसेकेराइड्स में। जैसा कि बताया गया, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सेकेराइड्स फॉर शुगर, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट हो तो उसी को हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स और सिंपल शुगर कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। एग्जाम्पल ग्लूकोज। These monosaccharides are small molecules. They are sweet in taste. All this glucose, fructose, all are sweet in taste. Readily soluble in water. They can easily solubilize in water, and they are
crystalline in nature. Since they are made up of a single sugar unit, they cannot be hydrolyzed any further. यदि हम ओलिगोसेक्राइड लेते हैं तो उनको हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल शुगर यानी कि मोनोसेक्राइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंपल शुगर खुद ही है। अब ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी तो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। सो ए मोनोसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ ए कार्बन चेन विथ ए नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स तो सभी में, आइदर वन एल्डिहाइड ग्रुप और वन कीटोन ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा। ए शुगर डेट बियर्स एन एल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा उसको हम कहेंगे अल्डोज शुगर, और ऐसा शुगर जिसमें कीटोन ग्रुप पाया जाएगा इसको हम कहेंगे कीटोज शुगर। तो ये पहला क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड का हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, जो यहाँ पे हमने देखा। दूसरा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब फंक्शनल ग्रुप चाहे कोई भी हो, यदि उसमें 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 4 कार्बन है टेट्रोज, 5 कार्बन है पेंटोज, 6 कार्बन है हेक्सोज और 7 कार्बन है हेप्टोज। 7 कार्बन से अधिक कार्बन एटम वाला मोनोसेक्राइड्स नहीं होता। इसमें से पेंटोज और हेक्सोज सबसे कॉमन होता है, पेंटोजेज एंड हेक्सोजेज। अभी जो हम लोग बात किए कि या तो शुगर अल्डोज या कीटोज है, ये किस बेसिस पर? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, और नहीं इसको हम दूसरे तरह से क्लासिफाई करें, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड देन देयर कैन बी हेप्टोज। तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, इस तरह से। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग मोनोसेक्राइड का नेमिंग करते हैं। तो कुछ मोनोसेक्राइड्स का नेमिंग करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स। अब इन 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स में 2 ऑप्शन है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या तो कीटोन ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप वाले शुगर को हम अल्डोज शुगर कहते हैं और कीटोन ग्रुप वाले शुगर को हम कीटोज शुगर कहते हैं। अब चूंकि 3 कार्बन है तो इसलिए हो गया ट्रायोज, तो इसलिए इसका नाम पड़ा अल्डो ट्रायोज। दूसरा वाला भी एक ट्रायोज है, लेकिन इसमें चूंकि कीटोन ग्रुप है इसलिए इसको हम बोलेंगे कीटो ट्रायोज। 4 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स को देखें, 4 कार्बन और यहाँ पर है क्या एल्डिहाइड ग्रुप CHO, यानी अल्डो टेट्रोज। एरिथ्रियोलोज, यहाँ पर भी 4 कार्बन लेकिन कीटो ग्रुप, तो इसको हम कहेंगे कीटो टेट्रोज। 5 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स राइबोज और राइब्यूलोज, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, तो इसलिए अल्डो पेंटोज। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कीटो पेंटोज। देन ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसलिए हो गया अल्डो हेक्सोज। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कीटो हेक्सोज। तो जो अलग अलग तरह के मोनोसेक्राइड्स है ये बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रायोज शुगर 3 कार्बन वाला शुगर, जैसे कि हमने देखा पीछे ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, सो दे आर इंटरमीडिएट्स इन रेस्पिरेशन।
फोटोसिंथेसिस एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हम लोग क्लास 10 में ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़े थे। ग्लूकोज से ब्रेकडाउन होता है किसमें? पाइरूवेट में। तो इस ग्लाइकोलिटिक पाथवे के दौरान हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में ही, हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट जैसे कंपाउंड्स को देखेंगे। फोटोसिंथेसिस में भी ये इंटरमीडिएट के रूप में पाया जाता है। देन टेट्रोज, 4 कार्बन वाला जो शुगर है, एरिथ्रोज और एरिथ्रियोलोज, यहाँ पर एरिथ्रोज का बताया गया। इट इज हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ लिग्निन एंड एंथोसाइनिन। लिग्निन जो है सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल में पाया जाता है, और एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है, पर्पल कलर, हम लोग बात किए थे पीछे। देन देयर इज पेंटोज, 5 कार्बन। राइबोज, कंस्टिट्यूएंट ऑफ आरएनए, नाम ही बतलाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वहाँ पर जो एडिनोसिन हम देख रहे हैं, तो एडेनिन और राइबोज शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों के मिलने से बनता है। डीएनए जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। एनएडी इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें भी जो है न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, और न्यूक्लियोटाइड में राइबोज शुगर यहाँ पर पाया जाता है, साथ में उसी का फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म NADP। ये दोनों जो है हम लोग रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान इनको देखेंगे। डीऑक्सी राइबोज, राइबोज से सेकेंड कार्बन से, ये यदि हमारा राइबोज शुगर है तो सेकेंड कार्बन से यदि हम OH हटा देते हैं तो ये हमारा क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज। और ये कहाँ पाया जाता है? DNA में, इसीलिए इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देन देयर इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट। फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ते हैं कि 2 फेज होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है वो डार्क रिएक्शन में होता है, और सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड RuBp के साथ ही बाइंड करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या? एक्सेप्टर मोलिक्यूल। तो CO2 सबसे पहले RuBp के साथ ही कंबाइन करता है। जाइल्यूलोज एंड एरेबिनोज, जाइल्यूलोज और एरेबिनोज पॉलीमर बनाने में मदद करता है, जाइलेंस और एरेबेंस, और ये जो है सेल वॉल में पाया जाता है। देन देयर इज हेक्सोज इज 6 कार्बन। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर वंस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। तो ग्लूकोज इज ग्रेप शुगर, इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, इसीलिए इसको हम लोग डेक्सट्रोज कहते हैं। और फ्रक्टोज जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसीलिए इसको हम लेब्यूलोज कहते हैं। ये ऑप्टिकल रोटेशन का कंसेप्ट हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जाने कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कायरल कार्बन पाया जाता है, कायरल सेंटर क्या होता है? जिसके सारे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है अलग अलग होता है, ये हमारा सेंट्रल कार्बन है, तो इससे ये चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, तो इसको हम कहते हैं क्या? एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। और जो भी कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो क्या करेगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो राइट साइड में रोटेट करता है तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट साइड में रोटेट करता है उसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। तो ग्लूकोज जो है राइट साइड में रोटेट करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोज, और फ्रक्टोज जो है लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं लेब्यूलोज। सो दे आर स्वीट टेस्टिंग
source of energy. They are used in synthesis of disaccharide and polysaccharides. हेप्टोज में एक नाम हम लोग ध्यान में रखेंगे, सीडोहेप्टिलोज. These are formed as intermediate during respiratory and photosynthetic pathways. तो पीछे हम लोग देखें कि सेम केमिकल फॉर्मूला होने के बावजूद मोनोसेक्राइड्स के अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है. अब यहाँ पर हम एक आइसोमेरिज्म देखेंगे जिसमें 3D ओरिएंटेशन जो है एटम्स का वो डिफरेंट होता है, यानी स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स आर डिफरेंट, और इसीलिए उनको हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं. यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक जो कंसेप्ट होता है D&L नोमेनक्लेचर. यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड से कंपेयर कर. ग्लिसरल्डिहाइड पीछे हम लोग बात किए थे 3 कार्बन वाला ट्रायोज शुगर है. ग्लिसरल्डिहाइड में जो सेंट्रल कार्बन एटम है इससे जुड़ा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके ओरिएंटेशन को हम लोग देखते हैं. यदि ये राइट साइड में है तो इसको हम कहते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड. डी यहाँ पर भी हमारा क्या होता है D4 डेक्स्ट्रो. तो राइट साइड में जब OH ग्रुप है तो इसको हम कह रहे हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड, और लेफ्ट साइड में जब OH ग्रुप है तो इसको हम कह रहे हैं L4 लिगो. अब इसके कंपैरिजन में हम बाकी सारे मोनोसेक्राइड्स का D और L नोमेनक्लेचर करते हैं. तो यहाँ पर ये जो दोनों आइसोमर्स है ग्लिसरल्डिहाइड का, सेम केमिकल फॉर्मूला है, सेम सारा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उसका 3D ओरिएंटेशन यानी स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग है, इसीलिए इनको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं. तो ग्लिसरल्डिहाइड का ये दो जो आइसोमर है इसको हम D और L ग्लिसरल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, और ये एक दूसरे का मिरर इमेज है. मिरर इमेज मतलब एक के सामने यदि हम मिरर रख दें तो हमको दूसरे का स्ट्रक्चर जो है मिलेगा. तो अब ग्लिसरल्डिहाइड को ध्यान में रखते हुए हम बाकी मोनोसेक्राइड्स का डी और एल नेमिंग किस तरह से करते हैं. तो यहाँ पर हम इस बात को देखेंगे कि जो कार्बोनिल कार्बन है, जैसे कि ग्लूकोज के केस में हमारा C1 जो है कार्बोनिल कार्बन है, जबकि फ्रक्टोज के केस में C2 जो है कार्बोनिल कार्बन. तो इस कार्बोनिल कार्बन से सबसे दूर जो कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर याद करो, हमने बताया कि ऐसा कार्बन जिससे सारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कायरल सेंटर कहते हैं. तो इसमें जो है ये एक कायरल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है. तो इस केस में हम देखें कि इस कार्बोनिल कार्बन से सबसे दूर जो कायरल सेंटर है वो कौन सा है, ये वाला. तो इसके रिफरेंस में अब हम देखेंगे कि OH किस तरफ है. तो इस वाले मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं कि OH कहाँ पे है, राइट साइड में है, और राइट के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं डी ग्लूकोज. जबकि इसमें देख रहे हैं कि जो फारदेस्ट कायरल सेंटर है कार्बोनिल ग्रुप से, उसमें OH ग्रुप जो है लेफ्ट साइड में है. तो लेफ्ट साइड में जब होता है तो लेफ्ट के लिए होता है क्या, लीवो, तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं L ग्लूकोज. उसी तरह फ्रक्टोज में भी हम देख सकते हैं, फ्रक्टोज का कार्बोनिल कार्बन सेकेंड कार्बन होता है, इससे सबसे दूर जो कायरल सेंटर है, तो यहाँ पर भी जो है C5. अब इसमें फिर से हमारा OH ग्रुप यहाँ पर राइट में है, तो इसलिए डी फ्रक्टोज. इसमें जो है OH ग्रुप लेफ्ट में है, तो इसीलिए हो गया L फ्रक्टोज. तो स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑफ ईच कार्बन चेन लेंथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. इनको हम 2 भाग में बांट रहे हैं, D और L. किस बेसिस पर, तो दे डिफर
in the configuration about the chiral center most distant from the carbonyl carbon। तो कार्बोनिल कार्बन होता है जो या तो अल्डिहाइडिक ग्रुप का पार्ट हो या तो कीटोन ग्रुप का पार्ट हो। तो इस कार्बोनिल कार्बन से सबसे दूर जो कायरल कार्बन है वहां पर हम OH का ओरिएंटेशन देखते हैं। यदि OH राइट साइड में है तो D, यदि OH लेफ्ट साइड में है तो L। दोज इन विच द कॉन्फ़िगरेशन एट दिस रेफरेंस कार्बन इज सेम एज दैट ऑफ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी कि राइट साइड में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डी ग्लूकोज। तो दे आर डेजिग्नेटेड एज डी आइसोमर्स। एंड दोज विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, यदि एल ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह हो, लेफ्ट साइड में OH ग्रुप हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल आइसोमर। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी हेक्सोजेज पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, डी आइसोमर्स होते हैं। यदि हम एमिनो एसिड की बात करें, हम लोग आगे पढ़ेंगे, जितने भी एमिनो एसिड्स प्रोटीन में पाए जाते हैं वो एल आइसोमर्स होते हैं। अब इवोल्यूशनरी ऐसा क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। डी और एल आइसोमेरिज्म के अलावा हम लोग मोनोसेक्राइड्स में एपिमेरिज्म और एनोमेरिज्म भी देखते हैं। ये दोनों भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही टाइप्स है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपीमर्स के बारे में। टू शुगर्स दैट डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड वन कार्बन एटम आर कॉल्ड एपीमर्स। ग्लूकोज का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। तो ग्लूकोज के दो एपीमर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें मैनोज के केस में सेकेंड कार्बन पर H और OH का ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, जबकि गैलेक्टोज के केस में फोर्थ कार्बन पर H और OH का ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं एपीमर एट C2 और इसको हम कह रहे हैं एपीमर एट C4। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज विच डिफर ओनली इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट C2 कार्बन 2। Similarly, D-glucose and D-galactose which differ at C4। तो अभी तक जो हम लोग मोनोसेक्राइड्स की बात की है वो सारा स्ट्रेट चेन और ओपन चेन स्ट्रक्चर के रेफरेंस में किए, लेकिन एक्वस कंडीशन में ये जो मोनोसेक्राइड्स है वो स्ट्रेट चेन से ज़्यादा रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं। सो इन एक्वस सॉल्यूशन अल्डोटेट्रोजेस एंड ऑल मोनोसेक्राइड्स विथ 5 और 6 कार्बन एटम्स, यानी 5 और 6 कार्बन एटम वाले सारे मोनोसेक्राइड्स, दे अकर प्रीडोमिनेंटली एज साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स। तो रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तभी रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप हमने बार बार रिपीट किया, अल्डिहाइड ग्रुप का जो पार्ट है कार्बन एटम तो वही कार्बोनिल ग्रुप है ग्लूकोज के लिए, और कीटोन ग्रुप वाला जो कार्बन एटम है फ्रक्टोज के केस में कार्बोनिल ग्रुप है। So this carbonyl group has formed a covalent bond with the oxygen of a hydroxyl group along the chain। तो ये इसी चेन के एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ कार्बोनिल एटम जो है लिंक हो जाता है, जिससे कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है या जो कीटोनिक ग्रुप है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और जो रिजल्टिंग कंपाउंड होता है इसको हम हेमी एसिटल या हेमी कीटल कहते हैं। यदि एल्डिहाइड ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो हेमी एसिटल बनेगा, यदि कीटोन ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो हेमी कीटल बनेगा। ये जो रिंग स्ट्रक्चर है यही एक्वस सॉल्यूशन में यूजुअल स्ट्रक्चर होता है, यही एक्वस सॉल्यूशन में प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है।
और रिंग स्ट्रक्चर ही डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड बनने के प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है। Now, depending upon the similarity of the monosaccharide ring structure to either pyrene or furane, they are called as pyrenoses or furanoses। तो यहाँ पर ये इस तरह से है कि यदि किसी मोनोसेक्राइड का रिंग स्ट्रक्चर पायरेन से मिलता जुलता है तो उस शुगर को हम पायरेनोज शुगर कहते हैं, और यदि मोनोसेक्राइड के रिंग स्ट्रक्चर फ्यूरेन से मिलता है तो उसको हम फिर फ्यूरेनोज शुगर कहते हैं। सो सिमिलरिटी टू द रिंग कंपाउंड कॉल्ड पायरेन। अब पायरेन में क्या है, 6 मेंबर है। मेंबर माने 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, लेकिन कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये तो हमारा ऑक्सीजन है। फ्यूरेन के केस में 5 मेंबर्स हैं और यहाँ पे कार्बन कितना है, 4 है। सो 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 और 4। तो जो भी मोनोसेक्राइड के रिंग स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा दिख रहा है, पायरेन के जैसा या फ्यूरेन के जैसा। पायरेन के जैसा दिखेगा तो पायरेनोज, और फ्यूरेन के जैसा दिखेगा तो उसको हम फ्यूरेनोज कहेंगे। जैसे ऊपर जो हम स्ट्रक्चर देख रहे थे ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, तो ग्लूकोज से आया ग्लूको, और चूंकि ये पायरेन के जैसा दिख रहा है इसीलिए इसको हम ग्लूको पायरेनोज कहते हैं। अब इस साइक्लाइजेशन का मैकेनिस्टिक इंसाइट देखते हैं। बेसिकली दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैज गॉट फर्स्ट कार्बन एज इट्स कार्बोनिल कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन जो यहाँ पर है ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है, और ये कार्बोनिल कार्बन जो है रिएक्ट करता है किससे, तो इसी ग्लूकोज के चेन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके ऑक्सीजन एटम से। देयर इज रिएक्शन बिटवीन द एल्डिहाइड ग्रुप एट C1 एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C5 फॉर्म्स ए हेमी एसिटल लिंकेज। हमने बताया कि एल्डिहाइड और अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा तो हेमी एसिटल बनेगा, प्रोड्यूसिंग आइदर ऑफ 2 स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर भी जो है 2 पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि जब ये लिंकेज होता है किसके बीच में, फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन के OH ग्रुप के बीच में, तो यहाँ पर इस लिंकेज के कारण जो ये कार्बन है ये भी हमारा क्या हो जाता है, न्यू कायरल सेंटर के रूप में प्रोड्यूस होता है। अब यदि ये एक कायरल सेंटर है तो इस रिफरेंस कार्बन के रिस्पेक्ट में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन है वो 2 तरह से हो सकता है। OH ग्रुप एबव द प्लेन हो सकता है, OH ग्रुप बिलो द प्लेन हो सकता है। जहाँ पर OH ग्रुप बिलो द प्लेन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, और जहाँ पे OH ग्रुप एबव द प्लेन होता है इसको हम लोग कहेंगे बीटा ग्लूकोज। अल्फा एंड बीटा एनोमर्स, तो ये जो आइसोमर्स है इनको हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। दे डिफर ओनली इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री अराउंड द हेमी एसिटल कार्बन। हेमी एसिटल कार्बन में जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं उसका ओरिएंटेशन जो है डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है, और इन दोनों को हम एक दूसरे का एनोमर्स कहते हैं। सो ए न्यू एसिमेट्रिक सेंटर इज फॉर्म्ड, कहाँ पर, कार्बन 1 पे। द 2 आइसोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज एग्जिस्ट, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। The OH group at C1 lies above the plane of the ring. Alpha D glucose में OH group lies below the plane of the ring. Beta D glucose में OH group lies above the plane of the ring. Beta above, alpha में below। तो इसको हम इस तरह से अब डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड्स that differ only in their configuration about the hemi acetal
और हेमिकीटल, अभी हम फ्रक्टोज में देखेंगे हेमिकीटल का फॉर्मेशन होगा क्योंकि वहाँ पर कीटोन ग्रुप आर कॉल्ड एनोमर्स। एंड द कार्बोनिल कार्बन एटम, जो कार्बोनिल कार्बन एटम, जो फर्स्ट कार्बन एटम है, इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। फ्रक्टोज का भी साइक्लाइजेशन इसी तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इस बार जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है वो कौन सा है, सेकेंड कार्बन। तो सेकेंड कार्बन जो है रिएक्ट करेगा फिर से C5 से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, इन द केस ऑफ कीटोज फ्रक्टोज, जो कि कीटोज है, द एनोमेरिक कार्बन एटम दैट कैरीड द कार्बोनिल मोइटी इज C2 एंड हेंस 2 आइसोमर्स एग्जिस्ट which differ in their configuration about that carbon atom. Alpha beta designation refers to the configuration about C2 not C1. ग्लूकोज के केस में C1 कार्बन पे हम ओरिएंटेशन देख रहे थे, जबकि फ्रक्टोज के केस में C2 कार्बन पर हम ओरिएंटेशन देखते हैं। वी कैन नोट एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल of a dihexose is on the same side of the ring as C6. C6 इसमें इस तरफ है और उसी साइड में OH है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बीटा। ये सेम साइड है तो ये हमारा हो गया क्या, बीटा। इसमें देखें C6 और OH ग्रुप डिफरेंट साइड में है तो इसको हम बोलेंगे अल्फा। ग्लूकोज के केस में भी हम वापस देख सकते हैं C6 और OH ग्रुप ऑपोजिट साइड में है तो इसको हम बोल रहे हैं अल्फा। और यहाँ पर देख रहे हैं C6 और OH ग्रुप सेम साइड में है तो इसको अब हम बोलेंगे बीटा। तो इस तरह से एनोमर्स जो है ऐसे आइसोमर्स हैं जो हेमिकीटल कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका ओरिएंटेशन एक दूसरे से अलग होता है। और इस लेक्चर के अंत में अब डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स के बारे में ब्रीफली चर्चा करेंगे। नाम से यह स्पष्ट है कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं। अब उसमें यदि कोई और दूसरा ग्रुप लगा है तो उसको अब हम डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। जैसे शुगर के साथ यदि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, जैसे कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, तो ये हमारा एक डिराइव्ड मोनोसेक्राइड है। उसी तरह शुगर में यदि एमिनो ग्रुप जुड़ रहा है, जैसे कि ग्लूकोजामीन, गैलेक्टोजामीन, तो ये एमिनो शुगर्स के नाम से जाने जाते हैं। शुगर अल्कोहल, यदि मोनोसेक्राइड्स में अलग से अल्कोहलिक ग्रुप ऐड हो रहा है, जैसे कि मैनिटोल ब्राउन एल्गी में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है, तो इसको हम लोग शुगर अल्कोहल कहते हैं। और लास्ट में डिऑक्सी शुगर, डीएनए आरएनए हम लोग चर्चा किए, तो आरएनए में राइबोज शुगर होता है जबकि डीएनए में डिऑक्सी राइबोज शुगर होता है। और दोनों में अंतर क्या है, तो सेकेंड कार्बन पे राइबोज शुगर में OH ग्रुप होता है, उसी पोजीशन पे डिऑक्सी राइबोज शुगर में केवल एक हाइड्रोजन एटम होता है, यानी देयर इज लैक ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट सेकेंड कार्बन ऑफ deoxyribose sugar when we compare it with respect to ribose sugar. Derived monosaccharides भी बायोलॉजिकली और फंक्शनली इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारे बॉडी में अलग अलग रोल प्ले करते हैं।